नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में आज हम अव्यय शब्द यानी कि अविकारी शब्दों को एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे कि हमने अव्यय शब्द और अविकारी शब्दों को पहले भी पढ़ा है और आपने देखा कि ये जो अव्यय और अविकारी शब्द हैं, अभी तक आपने हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो या समास हो या संधि हो, जो भी चीजें आपने पढ़ी है हिंदी व्याकरण में, तो उसमें आप हमेशा ये देखते हैं कि आपके जो अव्यय शब्द हैं ये जरूर प्रयोग किए जाते हैं। तो किस तरह से अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या होती है अव्यय शब्दों की परिभाषा, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये हम रिवाइज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप पहले भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो आपको परिभाषा जरूर पता होगी अव्यय शब्दों की। तो अव्यय यानी कि अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च, यानी कि जिसका कुछ भी खर्च ना हुआ हो, जिसका कुछ भी व्यय ना हुआ हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हुआ हो। तो ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे काल हो, चाहे वचन हो, चाहे लिंग हो, के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। वाक्य में देखिए क्या होता है कि क्रिया जो होती है या और बाकी चीजें होती हैं, ये क्या होता है कि आपके वाक्य में आए हुए लिंग, वचन काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि अगर समय बदला तो आपकी क्रिया बदल जाती है, अगर लिंग बदला तो क्रिया बदल जाती है, वचन बदला तो क्रिया बदल जाती है। लेकिन अव्यय शब्द वो होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं। तो आज हम वही अव्यय शब्दों को एक बार रिवाइज करेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के ये होते हैं, सभी प्रकारों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रेडी हो जाइए आप सभी अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। और अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय शब्द कहा जाता है, अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। तो हमने कहा अव्यय, का अर्थ होता है, का अर्थ होता है बिना और व्यय का अर्थ होता है खर्च। का अर्थ होता है बिना और व्यय का अर्थ होता है खर्च, यानी कि जिसका कुछ भी व्यय ना हुआ हो, जिसमें कुछ भी खर्च ना हुआ हो, व्यय ना हुआ हो। तो इसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा बताएंगे, अव्यय शब्दों की परिभाषा बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा आपने अपनी कॉपी में लिखा है, अगर लिखा है तो उसको आप दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिए, उसको आप रिवाइज कीजिए। और अगर नहीं लिखा है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अव्यय शब्द की परिभाषा या अविकारी शब्दों की परिभाषा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। परिभाषा है अव्यय शब्दों की। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल की दृष्टि से लिंग, वचन, काल की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, कोई अन्य परिवर्तन
अन्य परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि अन्य परिवर्तन, जैसा वो शब्द है वो शब्द आपका ऐसा ही रहेगा, कोई अन्य परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। यानी कि वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा, ना तो लिंग के अनुसार और ना ही वचन के अनुसार और ना ही काल के अनुसार। वो हर परिस्थिति में ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। इसीलिए उसको अव्यय शब्द या अविकारी, विकार यानी कि परिवर्तन, कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता या नहीं आता है, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय कहलाते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये, क्योंकि अभी जब आप इसके भेद पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अव्यय कहलाता है। देखिए, अब हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च के, यानी कि जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो अब अव्यय शब्दों के भेद, जैसे कि हमने कहा लिंग, वचन और काल के आधार पे, तो हम कैसे जानेंगे कि ये कितने टाइप के, ये इनको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे प्रयोग इनका करेंगे? तो इसके लिए हम अव्यय शब्दों के भेद, अव्यय शब्दों के भेद हम यहाँ पर आपको बताएंगे। अव्यय शब्दों के भेद, अव्यय शब्दों के भेद। तो पहले सारे भेद हम लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी भेदों को हम क्लियर करेंगे, एक एक भेदों को की सबकी हम परिभाषा जानेंगे। अगर उसके उपभेद हैं तो उनको हम पढ़ेंगे, यानी कि कितने टाइप के होते हैं अव्यय शब्द। भेद का अर्थ है प्रकार, कि अव्यय शब्द आपके कितने कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम सारे यहाँ पर जो जितने भी अव्यय शब्द हैं सबको लिख लेते हैं। सबसे पहले है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा आपका है संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा आपका है समुच्चय बोधक, तीसरा आपका है समुच्चय बोधक। नंबर 4 आपका है विस्मयादि बोधक। तो पहले हम इन चारों को क्लियर करते हैं। वैसे हमारे 5 टाइप के यहाँ पर होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और नंबर 5 हमारा आता है निपात। तो सबसे पहले हम इन चारों को क्लियर करते हैं। आप साथ के साथ जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसे नोट डाउन करते रहिए, अपनी कॉपी में उतारते रहिए। तो जैसे कि हमने कहा अव्यय शब्दों के भेद में हमने यहाँ पर 4 भेद आपको सबसे पहले बताए हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमने कहा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया सभी बच्चे जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। देखिए, संज्ञा आपको पता है, सर्वनाम आपको पता है, क्रिया आपको पता है। तो क्रिया विशेषण हमने यहाँ पर कहा, क्रिया होता है किसी काम के करने या होने का, जहां पर हमें बोध होता है वहां पर क्रिया होती है। ठीक है, जहां पर हमें पता चल रहा हो कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है, तो वहां पर हम क्रिया उसको कहेंगे। लेकिन हमने कहा क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण यानी कि जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो। क्रिया हो रही है वो ठीक है, लेकिन कैसे हो रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो इसीलिए हमने उसे कहा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं ये अव्यय शब्द होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं ना, ये आपके अव्यय शब्द होते हैं, यानी कि इन पर किसी भी लिंग का, किसी भी वचन का और काल का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्रिया विशेषण इसका एक पहला भेद हमने यहाँ पर बताया। दूसरा हमने बताया संबंध बोधक। ऐसे शब्द जो संबंध, वाक्यों के बीच में संबंध बताने का काम करते हैं,
संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं और ये शब्द भी आपके अव्यय शब्द होते हैं। ये शब्द भी आपके अव्यय शब्द होते हैं। सभी को हम क्लियर करेंगे, लेकिन आप क्योंकि नोट डाउन कर रहे हैं इसको, तो तब तक हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। संबंध बोधक वाक्यों के बीच में जो संबंध बताने का काम करता है। उसके बाद नंबर 3 हमने यहाँ पर बताया समुच्चय बोधक। तो समुच्चय का क्या अर्थ होता है? समुच्चय का अर्थ होता है समूह, यानी कि वाक्यों को आपस में एक समूह के रूप में जो दिखाता है उसको हमने समुच्चय बोधक कहा। ऐसे शब्द भी जो होते हैं ये भी आपके अव्यय शब्द होते हैं। और अगला हमने कहा विस्मयादि बोधक। तो विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, यानी कि ऐसे शब्द जो हमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक, दुख आदि का बोध कराते हैं। यानी कि जब भी कभी हमें हर्ष की अनुभूति होती है, यानी कि खुशी जब हमें जाहिर करनी होती है, शोक यानी कि दुख हमें जाहिर करना होता है, घृणा जब हमें जाहिर करनी होती है, तो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द आपके विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो आपने ये अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। और नंबर 5, जैसे कि मैंने कहा, नंबर 5 है हमारा निपात। तो इसको भी हम क्लियर करेंगे अपने आगे जब हम सभी को पढ़ेंगे। तो जरूर ये आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और सभी जो भी हमने यहाँ पर अव्यय शब्दों के जितने भी भेद हमने यहाँ पर बताए हैं सबको हम परिभाषित करेंगे, सबकी परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज से आप बिल्कुल इस तरह से हेडिंग डालेंगे अव्यय शब्दों के भेद, और एक एक करके सारी हेडिंग्स तब डालेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा भेद यहाँ पर लिखा हुआ है? सबसे पहले हमने लिखा हुआ है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण हमारा सबसे पहला भेद है और मैंने क्रिया विशेषण आपको क्लियर कराया कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। तो देखिए कौन कौन से आपके क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, क्या आपकी क्रिया विशेषण होते हैं। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण हमने बता दिया कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब कैसे? जैसे हमने यहां पर लिखा कछुआ चलता है। कछुआ चलता है, तो हमने ये एक सिंपल सेंटेंस लिखा है कछुआ चलता है। तो चलता है शब्द क्या है? क्रिया है, क्योंकि चल रहा है। चलना, खाना, सोना, उठना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो हमने कहा कछुआ चलता है, सिंपल क्रिया ये यहाँ पर है। बिल्कुल साधारण यहाँ पर शब्दों में कहें तो ये क्रिया हो रही है, कछुआ चलता है। लेकिन अगर मैं लिखूं कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो अब यहां पर आपका जो ये धीरे धीरे शब्द है ये क्या है? ये क्रिया विशेषण शब्द है। कैसे है क्रिया विशेषण शब्द? क्योंकि ये आपकी क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि यहाँ पर चलता है जो क्रिया है उसकी विशेषता को बता रहा है कि कैसे चलता है,
धीरे धीरे चलता है। तो हमने कहा कि ये अव्यय शब्द है, ये किसी भी परिस्थिति में ना तो लिंग, ना तो वचन, ना तो काल के अनुसार परिवर्तित होता है। तो इसका आपको पता कैसे चलेगा? हमने कहा कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो ये अब देखिए हम और यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं और आपको इसको क्लियर करते हैं। जैसे हमने कहा सीता खाना सीता खाना खाती है, या इसको हम अगर लिख दें, हमने कहा सीता खाना खाती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं रोहन खाना खाता है, तो देखिए बिल्कुल आपकी क्रिया जो है यहां पर परिवर्तित हो गई है। सीता खाना खाती है, रोहन खाना खाता है, ठीक है, बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। लेकिन अगर मैं आपकी यहां पर पूरी जो एक अव्यय शब्द के तौर पर अगर मैं लिखूं कि सीता अच्छी लड़की है, तो इस तरह के आपके जो शब्द होते हैं, सीता अच्छी लड़की है, या जो हमने यहाँ पर कहा कि गाय नीचे बैठी है, तो इस तरह के जो भी आपके ऐसे शब्द होंगे ये आपके अव्यय शब्द होंगे। तो अगर हमने कहा गाय नीचे बैठी है, तो अगर मैं कहूं सीता नीचे बैठी है, मोहन नीचे बैठा है, तो नीचे शब्द जो आपका आ रहा है ये आपका क्या है? अव्यय शब्द है। ये किसी भी परिस्थिति में आपका परिवर्तित नहीं होता है। तो ये हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द आपको बताया। लेकिन अब यहाँ पर जैसे हम बहुत सारे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो अब यहाँ पर और भी बहुत सारे आपके इस तरह के शब्द हो सकते हैं। तो इसी के आधार पर कि आपकी क्रिया विशेषण बहुत अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, तो इसी के आधार पर आपके क्रिया विशेषण शब्दों के भी उपभेद हमने बताए हैं। यानी कि जो क्रिया विशेषण आपका भेद है इसके भी बहुत सारे उपभेद हैं। तो सबको एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कौन कौन से उपभेद होते हैं क्रिया विशेषण के, क्योंकि क्रिया जो है बहुत अलग अलग तरह से होती है। क्रिया कभी समय के आधार पर होती है, कभी मात्रा के आधार पर होती है, कभी स्थान के आधार पर होती है। तो उसी के कारण हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण के भी उपभेद बताए हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल आप लोगों ने जरूर उतार लिया होगा, अपनी कॉपी में जरूर लिख लिया होगा। तो हम यहीं पर बता देते हैं क्रिया विशेषण के जो भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? हमने कहा समय के आधार पर भी हो सकता है, और विधि, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है धीरे धीरे, तो अगर मैं इसको तेजी से कहूं तो देखिए दो टाइप की आपकी यहीं पर हो जाती है क्रिया। अगर मैंने कहा धीरे धीरे चलता है या तेजी से चलता है, तो इस तरह से विधि किस तरह से क्रिया हुई है। दूसरा आपका परिमाणवाचक, तो सबसे पहले कालवाचक, कालवाचक, कालवाचक यानी कि काल का अर्थ होता है समय, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। तो कालवाचक का अर्थ है कि क्रिया के होने के समय को बताने वाला, कि क्रिया किस समय पर हो रही है, उसे हमने कालवाचक कहा। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है।
ठीक है। इसी तरह से आपके बाकी भी है रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो इतना आप जरूर नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। क्रिया विशेषण के भेद, और क्रिया विशेषण के भेदों में सबसे पहला कालवाचक, उसके बाद स्थानवाचक, उसके बाद रीतिवाचक और उसके बाद परिमाणवाचक। 4 टाइप के आपके क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। तो ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा आपने। कालवाचक क्रिया विशेषण एवं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 आता है आपका रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक। नंबर 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है तरीका, विधि, किस तरह से क्रिया हुई है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4 है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ होता है आपका मात्रा। परिमाण का क्या अर्थ होता है? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। तो क्रिया कितनी मात्रा में हुई है ये हमें यहाँ पर बताया जाएगा परिमाणवाचक में। तो सबको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये बिल्कुल कंफ्यूज आप नहीं होंगे। हमने क्रिया विशेषण पढ़ा है और क्रिया विशेषण में हमने क्रिया विशेषण के भेद हमने यहाँ पर पढ़े हैं। क्रिया विशेषण के भेदों में हमने 4 भेद आपको यहाँ पर बताए हैं। तो देखिए अब हम शुरू से शुरू करते हैं क्रिया विशेषण के भेदों को। कालवाचक से हम स्टार्ट करेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा आपने लिख ली होगी। क्रिया विशेषण के चारों भेद आपने अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लिए होंगे। तो शुरू करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण से। देखिए काल का अर्थ होता है समय, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि काल का अर्थ है समय। वाचक का अर्थ है बताने वाला, यानी कि क्रिया के होने के समय का बोध जो कराता है। ये नंबर 1 है हमारा काल वाचक क्रिया विशेषण। और देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण तो है, लेकिन असल में क्या हम पढ़ रहे हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द पढ़, अव्यय शब्द हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अंडरलाइन जो करना है, जो आपने लास्ट में जो आपने पढ़ना है वो है आपका अव्यय शब्द। तो इसके अंदर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। हमने कहा कालवाचक क्रिया विशेषण, तो कालवाचक क्रिया विशेषण के आगे आप लिख सकते हैं अव्यय शब्द, क्योंकि जो भी हम अव्यय शब्द, जो भी यहाँ पर हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे वो सारे आपके अव्यय शब्द ही हैं। जो भी यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा वो आपका अव्यय शब्द ही होगा। ठीक है, तो इसके आगे आप लिख भी सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए सब इसको परिभाषित करते हैं। तो ये तो आपको पता है काल का अर्थ होता है समय। तो यहाँ पर हम बिल्कुल क्रिया, जो यहाँ पर कुछ क्रिया विशेषण शब्द परिभाषा इसकी लिखते हैं। कुछ क्रिया विशेषण शब्द, जो कुछ क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। कुछ क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधित यानी कि जो समय से जुड़ी हुई हो, यानी कि समय का अगर बोध कराते हैं। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पर समय का बोध कराया जा रहा है, यानी कि काल
संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये अव्यय शब्द होते हैं। ध्यान रखिएगा, अव्यय शब्दों को ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा आपके अव्यय शब्द होते हैं। कुछ क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य प्रातः निकलता है। सूर्य प्रातः निकलता है, तो ये आपका जो प्रातः शब्द है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर प्रातः शब्द लिखा गया है, ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। लेकिन कौन सा पॉइंट है ये? कालवाचक, यानी कि आपको काल बता रहा है, समय बता रहा है, तो ये आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। पूरा एक साथ पढ़ेंगे, कालवाचक भी है, क्रिया विशेषण भी है, अव्यय शब्द भी है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। ठीक है, सूर्य प्रातः निकलता है। अब आप प्रातः शब्द जो है, इसको जहां पर भी प्रयोग करेंगे, ये अपनी स्थिति में कभी भी किसी भी हालत में किसी भी लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार कभी भी ये परिवर्तित नहीं होगा। प्रातः शब्द आपका प्रातः ही रहेगा हर परिस्थिति में। हमें प्रातः स्नान करना चाहिए, हमें प्रातः अवश्य भोजन करना चाहिए, हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए। तो देखिए, प्रातः शब्द जो है वो बिल्कुल एज इट इज हर सेंटेंस में, हर वाक्य में बिल्कुल इसी तरह प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वो अपने आप में कभी भी परिवर्तन नहीं लाएगा। इसीलिए हमने इन शब्दों को अव्यय शब्द कहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं। पक्षी शाम को लौटते हैं। पक्षी शाम को लौटते हैं, तो पक्षी शाम को लौटते हैं। शाम शब्द क्या है? आपका कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा सूर्य प्रातः निकलता है, तो बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट हमने कहा पक्षी शाम को लौटते हैं। लौटना यानी कि क्रिया है, निकलना भी क्रिया है। उनकी विशेषता बताई जा रही है कि प्रातः निकल रहे हैं या शाम निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया हो रही है लेकिन उसके समय की विशेषता को बताया है, प्रातः और शाम। तो शाम का जो शब्द है, शाम जो आपका यहाँ पर शब्द है, ये शाम शब्द भी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। क्या है? कालवाचक। कालवाचक यानी कि समय को बता रहा है, क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता को भी बता रहा है। अव्यय शब्द यानी कि अव्यय शब्द है, ये किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो पक्षी शाम को लौटते हैं, या पिताजी शाम को दफ्तर से घर आते हैं। हम शाम की सैर के लिए निकलते हैं, शाम को बच्चे बगीचे में खेलते हैं। तो शाम 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 शब्द आपका एक
क्रिया के अनुसार प्रयोग हुआ है, लेकिन अव्यय शब्द है वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा किसी भी लिंग के आधार पर, किसी भी वचन के आधार पर या किसी अन्य परिस्थिति के आधार पर। हर सिचुएशन में वो वही रहेगा। तो एक हमने यहाँ पर आपको क्लियर किया कि जो यहाँ पर आपके प्रातः और शाम शब्द जो यहाँ पर आए हैं, ये आपके क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। कैसी विशेषता? काल संबंधित विशेषता। ठीक है, काल संबंधित विशेषता यानी कि समय से संबंधित विशेषता को ये बता रहे हैं। तो आपने अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर लिया होगा जरूर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो सारी चीजें आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। तो इसको इरेज करते हैं। अपना अगला टॉपिक हम लेते हैं। हमने पहले बताया आपको कालवाचक, उसके बाद हमने कहा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके लिए हमें इसको इरेज करना होगा। आप सभी ने अपनी कॉपी में ये जरूर नोट डाउन कर लिया होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया शब्द, अब यहाँ पर हमें काल यानी कि समय के बारे में, समय की विशेषता बताई जा रही थी। अब यहाँ हमें स्थान की विशेषता बताई जाएगी, यानी कि क्रिया से संबंधित, स्थान संबंधी जो क्रिया की विशेषता है उसको बताया जाएगा। नंबर 2 है हमारा स्थान वाचक क्रिया विशेषण। और देखिए है क्या? अव्यय शब्द, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक में अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद एग्जाम्पल से हम इसको भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की, ठीक है, क्योंकि क्रिया विशेषण शब्द है और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो क्रिया की कौन सी विशेषता, कौन सी विशेषता यहां पर बताई जा रही है? स्थान संबंधित विशेषता। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को, स्थान संबंधी विशेषता को बताते हैं या विशेषता का बोध कराते हैं। ठीक है, विशेषता का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो स्थान संबंधी, हमको स्थान संबंधी जो आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे हमने कहा स्थान, देखिए क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन किसके आधार पर बताई जा रही है? स्थान के आधार पर, क्योंकि हमने कहा क्रिया धीरे से भी हो सकती है या स्थान के आधार पर भी हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। तो उसी के आधार पर हमने क्रिया विशेषण को यहाँ पर उपभेदों में बांटा है और उसी को हम पढ़ रहे हैं स्थान वाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हरियाली चारों ओर फैली है। ठीक है, हरियाली चारों ओर फैली है।
और एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे, पक्षी आसमान में उड़ रहा है। देखिए, केवल अगर हम यहां पर लिखें कि पक्षी उड़ रहा है, अगर हम केवल लिखते हैं पक्षी उड़ रहा है, तो ये केवल क्रिया है, लेकिन कहां पे उड़ रहा है? पक्षी आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, पक्षी आसमान में उड़ रहा है, तो आपका ये जो शब्द है आसमान, ठीक है, ये आपका यहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्ययी शब्द है। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्ययी शब्द है। स्थानवाचक कैसे है? क्योंकि स्थान आपको पता चल रहा है आसमान। ठीक है, क्रिया विशेषण कैसे है? क्योंकि हमने कहा अगर हम कहें सीधे कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं, कहीं नीचे उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, पहाड़ के ऊपर उड़ रहे हैं या नदी के ऊपर उड़ रहे हैं, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा आसमान में उड़ रहे हैं, तो हमने एक प्रॉपर यहाँ पर प्लेस बताया है, स्थान बताया है। और दूसरा हमने कहा कि हरियाली चारों ओर फैली है, हरियाली चारों ओर है, यानी कि चारों ओर हर तरफ हरियाली है, तो ये भी स्थान के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने अभी तक दो आपको बता दिए हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पर बताया कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा हमने बताया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दोनों के हमने दो दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए। बाकी के एग्जाम्पल आप अपने आप इन दोनों में करेंगे, स्वयं से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। यानी कि आप कुछ ऐसे वाक्य ढूंढेंगे जहां पर आपको क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं, लेकिन कैसे हैं? कालवाचक यानी कि समय का बोध करा रहे हैं, और दूसरा स्थानवाचक यानी कि स्थान का बोध करा रहे हैं। तो आज हमने अव्यय शब्दों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। अव्यय शब्दों के भेद हम पढ़ रहे हैं, और अव्यय शब्दों का पहला भेद यानी कि क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे हैं। अपने इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।